नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आप कश्मीर से जुड़े लोगों के इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, आप वहाँ के हालात नहीं बता रहे हो और खासकर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रही थी कि ऐसा चलता है, वैसा चलता है। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और उनका तारुफ मैं कर रहा हूँ, वो खुद बताएँगी। लेकिन वो कश्मीर की ही रहने वाली हैं और बहुत कुछ सोशल मीडिया पे भी करती हैं, उनका अपना चैनल भी है। तो स्वागत कीजिए अनिका नज़ीर का। अनिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर और मुझे लग रहा है कि आप ज़रा थोड़ा-सा अपना इंट्रो जो है मेरे दर्शकों को आप खुद ही दे दें। आई थिंक ये कहना शायद सही होगा कि मैं एक आम कश्मीरी लड़की हूँ। आई ऑलवेज़ सेड दिस कि मैं एक ऑर्डिनरी कश्मीरी लड़की पहले हूँ, बाद में बाकी डेज़िग्नेशंस आते हैं। फिलहाल मैं अभी पढ़ाई ही कर रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट प्लस सोशल एक्टिविज़्म में काफ़ी टाइम से हूँ और कश्मीर में काम कर रही हूँ यूथ के साथ और अपनी एक ऑर्गनाइज़ेशन उनके साथ एफ़िलिएटेड हूँ, सेव यूथ सेव फ्यूचर। वहाँ मैं एज़ वुमेन्स विंग हेड काम कर रही हूँ और बहुत सारे कश्मीरी यूथ के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। जी, बहुत थैंक यू अनिका जी। तो अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला जब मैंने आपका एक व्लॉग देखा, तो आप अपने व्लॉग के बारे में बताइए कि वो आपने क्यों शुरू किया है और उसका मोटो क्या है? आई थिंक फ़ोटोग्राफ़ी का मुझे बहुत शौक है। चीज़ें कैप्चर करना आई थिंक ये चीज़ें मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती थी, बहुत पहले से। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो ट्विटर पे मेरे साथ जुड़े थे, वो हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि आप भी यूट्यूब के चैनल के थ्रू अपनी वीडियोज़ या कश्मीर में आप रहती हैं, आप बचपन से वहाँ पैदा भी हुई और वहीं रहीं, तो वहाँ के जो वीडियोज़ हमें दिखाएँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है और कैसे आप काम करती हैं। तो उसी रिक्वेस्ट को नज़र में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी एक व्लॉगिंग के थ्रू अपने फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली जुड़ी है सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ, उनको दिखा दूँ कि कैसे यहाँ पे काम होता है, क्या चल रहा है कश्मीर में और बिल्कुल पॉज़िटिविटी। इट्स नॉट ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे तो हम बहुत सारी चीज़ें, खबरें देखते ही रहते हैं, उसके लिए न्यूज़ चैनल से मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग एक पॉज़िटिव चीज़ जिसको देख के इंसान को दिल खुश हो जाए, चलो ये तो सही हो रहा है यहाँ पे। तो उस चीज़ को मैंने सोचा कि यहाँ के यूथ के साथ मैं जुड़ी हूँ, तो यूथ का एक पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉडर वे पे दिखाया जाए। जस्ट रिसेंटली मैंने स्टार्ट की है द यंग गज़ल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है। तो मैंने सोचा कि उसके थ्रू यूथ का क्या स्टैंड है कश्मीर में, कश्मीर की खूबसूरती को भी दिखाया जाए, जो पूरी दुनिया को फ़ैसिनेट करती है। तो उसका मोटिव यही था। तो अच्छा, ये नाम बड़ा यूनिक सा है, द यम्बरज़ल इसका मतलब ये कश्मीरी नाम है, इसका मतलब क्या जी, होता है? यम्बरज़ल जो है वो कश्मीरी नाम है। यम्बरज़ल बेसिकली एक फ्लावर का नाम है, डैफ़ोडिल फ्लावर। ओके। असल में ये नाम मैंने इसलिए चुना क्योंकि डैफ़ोडिल जो है वो हार्श विंटर्स के बाद ही ब्लूम होना स्टार्ट होते हैं। तो वो इस चीज़ का प्रतीक देते हैं कि जो हार्शनेस मतलब जो हर्डल्स है वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो ब्लूम होते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हार्शनेस या हर्डल्स खत्म हुए और नई चीज़, एक नई बहार आई है, तो यम्बरज़ल मैंने उसी के ऊपर ये नाम मैंने चुना, यम्बरज़ल। और ओके, यम्बरज़ल मुझे क्योंकि कश्मीरी वर्ड है तो आई थिंक वो कश्मीरी एसेंस देखने को मिलेगा यम्बरज़ल। बहुत ही नहीं कैची सा बिल्कुल, नाम ये है। जी, बिल्कुल, आपने ये डैफ़ोडिल्स का नाम लिया, तो मुझे याद है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और वहाँ जी। पर जो किताब पढ़ाई जाती है, तो शायद जहाँ तक मुझे पता नहीं अब पढ़ाई जाती है कि नहीं। तो मेरे टाइम पे स्कूल की किताब में, अंग्रेज़ी की किताब में, शायद मुझे लगता है कि एक पोएम थी, द डैफ़ोडिल्स। तो यस, मुझे यस। उससे याद आया कि ये वो फूल है। चलिए अच्छी बात है और आपने बताया कि जी, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद ये जो फ्लावर होता है, वो होता है और नई चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में पिछले काफ़ी दिनों से कुछ नया कुछ हुआ है। तो आप मुझे हुँ। ये बताइए कि जब से 5 अगस्त को 370 हटा और नया कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर इसकी बातें की जाती हैं। तो इतने 3 साल में आपको किस तरह के पॉज़िटिव बदलाव नज़र आए? उसके बारे में ज़रूर बताइए दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक मैं अपने पूरे देश की बात करूँ तो मेरे पूरे देश का अभी दुनिया में ऐसा स्टैंड है कि प्रोग्रेसिव कंट्री है। तो उसी प्रोग्रेसिव कंट्री का कश्मीर भी एक हिस्सा है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब पूरी दुनिया में इस देश को प्रोग्रेसिव कंट्री कहा जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका ये हिस्सा भी प्रोग्रेसिव ही रहा होगा। लाइक
कश्मीर में हर साल तो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, ब्रीच आता है प्रोग्रेस में। हर साल कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई कोई नया काम आता है जिससे कश्मीर को और ज़्यादा ग्रूम किया जाता है। तो उन प्रोग्रेस के हवाले से, जैसे यूथ की मैं बात कहूँ, तो हर साल नए यूथ के रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें यूथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या उनकी एम्प्लॉयमेंट को देख के हम एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया था, मिशन यूथ। मिशन यूथ के थ्रू बहुत सारे कश्मीरी यूथ को, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी या कोई अपना एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया नहीं था, उनके लिए एक असेसमेंट जारी की गई, जिसमें वो अपना नया स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव, और अपना रोज़गार और अपने साथ-साथ और 2-4 लोगों को भी उसमें अरेंज कर सकते थे। उसी तरह खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, जिसमें ना कि सिर्फ़ मेल्स को बल्कि फीमेल्स को भी, उनमें भी स्टार्टअप्स और नई-नई, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि अब जो है डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है। हम लोग दिन-ब-दिन लोग जो है इवॉल्व हो रहे हैं। तो दिन-ब-दिन नौकरियाँ खत्म होंगी। तो हमें इतना स्किलफुल बनना है, इतना मतलब इनोवेटिव बनना है कि हम खुद से अपना जॉब क्रिएट करें। उसके अलावा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कश्मीर में आए, चाहे वो हेल्थ के आई थिंक हेल्थ सबसे बड़ा इश्यू होता है। जब भी आपकी सेहत ठीक होगी, तभी आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी सहूलियत गोल्डन कार्ड की। आई थिंक आम इंसान के लिए वो सबसे, एलीट क्लास के लिए क्या हमेशा सब कुछ ईज़ी होता है, लेकिन जो आम ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए हेल्थ सेक्टर में गोल्डन कार्ड जैसी सुविधा आना वाज़ ऑल्सो अ पॉज़िटिव थिंग। और गोल्डन कार्ड के अंदर अगर किसी भी फैमिली को कोई फाइनेंशियल या असिस्टेंस हेल्थ के अकॉर्डिंग मतलब चाहिए होती है, तो पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ का असिस्टेंस मिलता है। उसके अलावा अगर कोई या उतना बड़ा कुछ हादसा पेश नहीं आया है फैमिली के साथ, या कोई छोटी-सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करवाना है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेके दवाई तक हर जगह आपका गोल्डन कार्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात करें तो पहले कश्मीर में सिर्फ़ 3 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, पूरे जम्मू कश्मीर में, जैसे एक जम्मू जीएमसी, श्रीनगर जीएमसी और स्किम्स हुआ करता था। अभी साउथ ज़ोन में एक है, और जीएमसी यहाँ भी है, राजौरी में भी है। तो आई थिंक ये रुकेगा नहीं, ये और आगे आने वाले सालों में और कॉलेजेस को इनिशिएट किया जाएगा। और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा बहुत सारे कनेक्टिविटी को अगर हम देखें, तो एक आम इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ना, तो हर गाँव तक वो जो कनेक्टिविटी, रोड्स एंड मेग्नेमाइज़ेशन का काम है, आई थिंक मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से पीपल जो जानना चाहते हैं, उनको पर्सनली विज़िट करके एक बार कश्मीर आना चाहिए, और यहाँ के गाँव-गाँव तक जाना चाहिए कि वहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं। और किन चीज़ों, किन गवर्नमेंट स्कीम्स का वो लाभ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट 3 सालों में मुझे दिखी, वो है कश्मीरी नौजवान की डेवलपमेंट। जो उसने अपने फैसले लिए हैं और अपना फैसला बदला है कि मुझे अपनी एजुकेशन चाहिए, मुझे अपना करियर चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए। वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो कश्मीरी नौजवान के लिए हुआ है, कि उसने अपना रास्ता चुन लिया है, कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। उसने शायद ये समझ लिया है कि तरक्की का रास्ता जो है, वो असली रास्ता है मेरा, और मुझे वहीं जाना है। बाकी मुझे किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है। बिल्कुल अनिका, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 20 प्लस इयर्स जो है वो टीवी जर्नलिज़्म में गुज़ारे हैं, देश के टॉप मोस्ट चैनल्स में काम किया है। तो मुझे याद है कि हर फ्राइडे को ये मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये स्टोन पेल्टिंग की तस्वीरें बिल्कुल आनी ही आती होती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस पे होता था। लेकिन पिछले 3 साल में वो करीब-करीब खत्म हो चुकी है। तो जैसा कि आपने करीबन है बताया ही कि तो नहीं। क्या बिल्कुल, अच्छा है ही नहीं। देखिए आपने जो देखा होगा, मेबी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वेस्टेड एलिमेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर की चीज़ें ला-ला के रिपीट करते हैं सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ताकि वो जो कश्मीरी नौजवान को है सबसे पहले तो बदनाम करे, और जो काम हो रहा है उसमें भी बाधा डाले। क्योंकि अगर लेकिन वो उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, तो नुकसान किसका है? कश्मीरी नौजवान का, वही बदनाम हो रहा है। उनका तो कुछ नहीं, वो तो पीछे मुखौटा लगा के कहीं छुप के बैठे हैं। प्रोपेगेंडा चलाना ही उनका काम है, तो
बदनाम वो किसे कर रहे हैं, नुकसान वो किसका कर रहे हैं? कश्मीरी नौजवान का। लेकिन कश्मीरी नौजवान भी अब बहुत चालाक हो चुका है। उसने हाथ ऊपर कर लिए, बस मुझे आपके साथ कुछ लेना-देना नहीं है, मुझे अपनी आज भी अगर आप पर्सनली आके किसी कश्मीरी यूथ को ये पूछेंगे कि आपकी परेशानी क्या है? वो बोलेगा मेरी परेशानी एजुकेशन है, मुझे एजुकेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वो चाहिए। मेरा करियर यहाँ सेटल होना चाहिए, मेरी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। उसकी अब प्रॉब्लम्स ये हैं, उसको कुछ लेना-देना नहीं है स्टोन पेलिंग के साथ या बाकी चीज़ों के साथ। हाँ, अच्छा कुछ ऐसे मैं गिने-चुने लोग हैं, जी, जी, जिनका जी, जी। अभी भी वो है कि वो कहीं न कहीं वो हेट इंड्यूस करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन और chaos जो है वो कश्मीरी यूथ में डालना चाहते हैं, जिसमें हमारे क कभी-कभी वो छोटे आई थिंक मेरे लिए तो वो बच्चे हैं कि जो 17-18 साल का नौजवान है, वो तो बच्चा है, टीनेज क्या होती है? आई थिंक कुछ ऐसे इन्वेस्टेड एलिमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो उस चीज़ के पीछे पड़े हैं। लेकिन हमने भी ये इसीलिए उठे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद की है कि हम लोग अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को उनके उनकी उस जाल में फँसने नहीं देंगे। अच्छा जी। आपने इस बात की कि नौजवान जो हैं उस जाल में फँस जाते हैं। आपको भी मुझे लगता है कि कई बार आपके सामने भी ऐसे बच्चे आए होंगे जो रेडिकलाइज़ हो चुके होंगे या जिनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप लोगों ने भी उनको किस तरह से टीच किया या बताया, असली चीज़ समझाई? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे लगता है कि हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे यूथ पार्लियामेंट करके, तो हमने काफ़ी सारे सेशंस किए उसके 2 सालों में। तो उनमें ऐसे तो बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी। वो स्टोन पेल्टर रह चुके थे एंड इट्स यू नो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एग्ज़ाम्पल है उनकी वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो एक टाइम पे स्टोन पेल्टिंग में थे और उनको पहला पीएसए भी लगा था, कश्मीर में। लेकिन उनको ये बात किसी ने नहीं समझाई। दरअसल जब वो जो चेंज आई टाइम टू टाइम या पिछले 3 सालों में, उनको खुद ही समझ आ गया मेरा तो इस्तेमाल हो गया। अब जो मेरा पीरियड था तरक्की करने का या आगे बढ़ने का वो चला गया। वो बहुत इतने इंटेलिजेंट वो हमारी स्पीचेज़ में आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स के मतलब स्पीचेज़ में आते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो जब मैं कभी-कभी उनको देखती हूँ, मैं सोचती हूँ पता नहीं शायद अगर ये उस टाइम उस चीज़ में नहीं फँसे होते, शायद ये किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते। तो फिर जब उनसे बात होती कहते हैं कि वो टाइम तो चला गया लेकिन अब मैं दूसरों को ये सब नहीं करने दूँगा और फिर भी वो रुके नहीं। आज वो अपने गाँव के सरपंच है। और वहाँ की जो स्कीम्स और इतने ईमानदारी से काम करते हैं और उस काम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रिसेंटली जो अग्निवीर स्कीम आई, उसमें उन्होंने अपने गाँव के सारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनको इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग तक ले गए कि कहाँ जाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई और उनको एग्ज़ाम में ले गए, जो भी टेस्ट वहाँ पे थे, उनमें से फिर कुछ बच्चों की सिलेक्शन हुई, कुछ की नहीं हुई। तो उस गाँव के सारे जो भी वहाँ रहते थे, वो आके उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया कि आपने हमारे बच्चों को ये रास्ता दिखाया है। आपने उनको यहाँ तक ले गए और पर्सनली आ के आप उनको इतना गाइड करते थे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल उनकी भी है कि ऐसा भी हुआ है और बहुत सारे जो है वो उन्होंने एक वो यू टर्न ले लिया है वहाँ से और अपनी लाइफ़ ट्रैक पे लाई है फिर से। मतलब अगर मैं कहूँ तो अब जो है वो रियल चीज़ उन्हें समझ में आ गई है कि असलियत क्या है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा मिसकंसेप्शन जो है वो फैलाया जाता है जम्मू-कश्मीर के खिलाफ और ख़ासकर हुँ, हमारे पड़ोसी देश के द्वारा। तो हुँ, उसमें एक सबसे बड़ी जो बात मुझसे मेरे पास रोज़ सैकड़ों मैसेज आते हैं कि जी कश्मीर के लोगों को कोई सुविधा नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। तो इस बारे में इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए कि क्या वाक़ई वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस नहीं है या बिल्कुल आप लोगों की पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं होती? मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पूरे देश की बात करूँ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है मुझे लगता है हर घर में जितने भी बच्चे किसी घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे पढ़ते हैं ग्रेजुएट, पीएचडी एमए, एमएससी हर डिग्रीज़ है सबके पास, सारे एजुकेटेड है, कोई इलिटरेट नहीं है। दूसरी जिनके द्वारा ये फैलाया गया है वो उनका मैं आपको एक एक वो डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। उनके जब मैं पार्लियामेंट्री स्पीचेज़ देखती हूँ उनकी पॉलिटिक्स कश्मीर से स्टार्ट होके कश्मीर पर ही खत्म होती है और उनके पास कुछ नहीं है। तो एक रिसेंटली मैंने उनका वीडियो देखा जिसमें वो बड़ा चिल्ला रहे थे, एक
उनकी जो पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी थी और दूसरी जो अपोज़िशन में थी, वो दोनों कह रहे थे, शहरग है, कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है, शहरग के साथ ये हो रहा है, शहरग के साथ वो हो रहा है। तो फिर मैं सोच रही हूँ आपको मतलब आपको शर्म नहीं आती? आप कश्मीर को शहरग कहते हैं और शहरग के साथ आपने किया क्या? शहरग में आपने पहले सबसे पहले कबायली भेजे, फिर शहरग में कबायलियों के ज़रिए शहरग की अज़मतों को तार-तार किया। उसके बाद आपने शहरग को लूटा और इतना लूटा, इतने जाहिल हैं आप कि आपने तांबे को चाँदी समझकर लूट लिया। फिर शहरग को आपने क्या किया? आपने शहरग के 2 टुकड़े कर दिए और जिस टुकड़े पर आपने कब्ज़ा किया, उसके साथ क्या किया आपने? उसको खंडर बना दिया, वहाँ पे डिसअपियरेंसेस की, वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप वहाँ जिस पर आपने कब्ज़ा किया, जिसको आपने खंडर बनाया, अब आप वहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम जी यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं या आप उनको गिरवी रख रहे हैं दूसरे मुल्कों के पास? तो ये उनका बिल स्टैंड है, ये उनका ये है, बिल वो क्या ही बताएँगे। उनके कॉलेजेस की डिग्रीज़ क्या कहीं पे वैलिड है? उनके रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो मेडिकल की डिग्रीज़ है, क्या वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में वैलिड है या कहीं और? तो वो यहाँ के बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस में यहाँ हर साल नीट में बच्चे टॉप करते हैं। लड़कियाँ टॉप करती हैं। हर साल टॉपर्स की लिस्ट आप देखिए। यहाँ पर एक से बढ़कर एक कोचिंग सेंटर्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, जहाँ के बच्चे टॉप करते हैं और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तक टॉप करते हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं, हम बताएँगे कि प्राइवेट स्कूल में बहुत सारा वो ग्रूम्ड होता है सब कुछ। यहाँ के आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी देखिए वो कितने मतलब कितने इंटेलिजेंट होते हैं और कितना अच्छा पढ़ते हैं और हर साल टॉप करते हैं। और मुझे लगता है कि देश के अलग-अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं कश्मीर के कश्मीरी बच्चे आते बच्चे हैं, पढ़ते पूरे हैं। मतलब हाँ, अगर किसी को यहाँ भी सीट नहीं मिलती है, यहाँ किसी कोई ऐसा नया इनोवेटिव अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत वाइड स्प्रेड हो रहा है। अब छोटे-छोटे अब अलग-अलग से हर चीज़ का एक अलग ब्रांच बन रहा है। आर्ट्स का, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स का, सबका अपना-अपना ब्रांच है। तो अगर उनको यहाँ पे पसंद नहीं आता, वो रेस्ट ऑफ इंडिया में जाके किसी भी कॉलेज में ऑप्ट करते हैं। तो वहाँ बिल्कुल, आप क्या अच्छा कर रहे हैं? एक छोटा-सा कंपैरिज़न था, मैंने एजुकेशन का किया बस और आपकी डेवलपमेंट का जिसका आप हमेशा ज़िक्र करते हैं कि उधर तो ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। आपने खुद देखा आपने जो हमसे हमारा टुकड़ा छीन लिया है, उसके साथ आपने क्या किया? हम तो फिर बिल्कुल, भी ठीक बिल्कुल है, चलिए आप कहते हैं कि बिल्कुल। हम हमारे ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, ठीक है हमारे ऊपर लेकिन फिर भी उस ज़ुल्म के बाद भी हम आपसे बेहतर हैं। उस ज़ुल्म अच्छा में हम बेहतर हैं। अब आप सोचिए आप एक कह रहे और हैं कि ज़ुल्म हो रहा है तो अब देखिए ज़ुल्म में हम बेहतर अब ज़ुल्म नहीं होता तो फिर हम कितने बेहतर होते। एक और चीज़ वहाँ से कही जाती है, बड़ी ज़ोर-शोर से मतलब मेरे पास लगातार कहते हैं लोग कि जी, कश्मीर को तो ओपन जेल बना के रखा है, वहाँ पर तो रिलीजियस प्रैक्टिस करने को भी नहीं मिलता लोगों को बंद कर दिया है घरों में। इसको ज़रा इसको भी आप दूर करिए। देखिए, रिलीजियस जहाँ तक मज़हबी जज़्बों की बात है मैं ऐसा कहूँगी कि एक वक़्त में जिस गाँव में एक मस्जिद होती थी, तो फिर सब वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। आज उसी गाँव में 3 मस्जिदें हैं। तो यहाँ पे मज़हबी जज़्बों को दबाया नहीं जाता। मुझे लगता है ये एक ऐसा वाहिद देश है जहाँ हर मज़हबी जज़्बे को बहुत ही ऊँचे दर्जे पर रखा जाता है। अ, आप जिन मज़हबी जज़्बों की बात कर रहे हैं, मुझे वो आपके यहाँ से तो नहीं दिखते हैं। हमारे यहाँ तो हाँ, हमारे यहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए जहाँ पे लगता है कि आपके भेजे गए वेस्टेड एलिमेंट्स, आपके भेजे गए एहलकार हमारे लोगों को यहाँ पे या पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान वो पहुँचाएँगे और या आम लोगों को नुकसान उस टाइम पे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेंगे, हम अपने लोगों की जान तो खतरे में नहीं डालेंगे। वो आप कर सकते हैं, आपको क्योंकि आपको तो है नहीं किसी चीज़ का इल्म कि क्या करना है। हम तो देखेंगे स्टेप वाइज़ कि कहाँ हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अब हम आपके ब्रेन वॉश किए गए कुछ यहाँ पे लोग हैं जिनके बैग से ग्रेनेड्स निकल रहे हैं, हम तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे कि यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए ताकि सबकी जो ज़िंदगी है क्योंकि यहाँ हमारे देश में इंसानी ज़िंदगी की वैल्यू है। यहाँ अगर वैल्यू नहीं है उस इंसान की जो देश के खिलाफ है, आम इंसान के खिलाफ है, उसके साथ हम नहीं हैं।
अगर हम कहीं पे बिल्कुल, कभी रखते हैं कि हमें ये चीज़ ठीक है, यहाँ पे आज ये प्रैक्टिस नहीं होगी या कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ता है, वो किसी प्रिकॉशनरी किसी रीज़न की वजह से, वो भी जो आपने क्रिएट किया है, वो फँस आपने क्रिएट किया है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ को आप किसी से भी पूछ लें कि आपको क्या नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है। हर कोई अपने-अपने तरीके से अपना जो मज़हबी जज़्बा है उसको प्रेज़ेंट करते हैं, उसको पालते हैं। कोई किसी पे कोई वो दबाव नहीं है। हाँ, आप जब मज़हबी जज़्बे की बात करते हैं, आपने कहा कि कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ पे बंद कर रहे हैं। आपको ठीक है, आपकी तो रियासत-ए-मदीना है, आपने खुद ही वो सेल्फ स्टाइल्ड बना ली है कि वो रियासत-ए-मदीना है। ठीक है, आपकी जो है आपके पास ज़्यादा मज़हबी जज़्बे हैं, आपको कश्मीरियों की हमदर्दी ठीक है, यहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है, यहाँ पे मज़हबी वो करने प्रैक्टिसेस करने नहीं दी जा रही है। आप मुझे बताइए कि आपको मज़हबी जज़्बे तब क्यों याद नहीं आते जब आप चाइना के साथ अलायंसेस बनाते हैं, डिप्लोमैटिक टाइज़ बनाने की कोशिश वहाँ पे आपको नहीं दिखता कि वो कितना ज़ुल्म और वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है आपके सामने। वो ज़ुल्म आपको नहीं दिखता? क्या वो मुसलमान नहीं है या आप या क्या आप उनको थर्ड क्लास मुसलमान समझते हैं? आपको उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी है, उनके साथ आपको बनाए रखनी है और यहाँ आपको शहर को और तकलीफ देनी है। तो ये चीज़ें वो नहीं बिल्कुल। देखेंगे, वो कन्वीनियंस बेस्ड हिसाब वो देखेंगे कि कहाँ अ, क्या करना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने करगिल वॉर में अपने ही सिपाहियों को एक्सेप्ट नहीं किया। आप सोचिए हाँ, ये हम कश्मीरी आम कश्मीरियों के साथ क्या करेंगे? उनका भी जनाज़ा हमारे देश के सिपाहियों ने उधर पे पड़ा। बिल्कुल, वो तो तो हमें ये क्या तस्वीरें कर याद सकते हैं हैं ये क्या कर और सकते हैं हमारे साथ? आप खुद सोचिए। बिल्कुल। हाँ, ये अनिका एक और कश्मीर चीज़ को याद आ रही बेवकूफ़ है मुझे। समझते हैं ये या तो कश्मीरी को बेवकूफ़ समझते हैं या खुद बेवकूफ़ है। लेकिन मैं इनको खुद से ऐसा बताना चाहती हूँ कि कश्मीरी अब बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ आता है सब कौन क्या कर रहा है। हम सब समझते हैं। बिल्कुल, अब ये है कि अनिका आपने आप हमें जब बात करनी होती है, हम वही बात करते हैं। हम फ़िज़ूल बातें अब नहीं करते हैं। हमने छोड़ दिया है। अब आपके काम आपके हवाले, हमारे पीछे मत पड़िए। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई, आपने उइगर मुसलमानों की बात की, चाइना की बात की, तो मुझे याद आया इमरान खान पर इमरान खान जब पीएम थे वहाँ के, मुझे लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, अल जज़ीरा पे या और भी दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया है, सीएनएन तक पे, उनसे सवाल पूछे गए कि भई आप चाइना से उन पर हो रहे ज़ुल्मों के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप सोचो इमरान खान जैसा आदमी जो एक देश का पीएम है, वो कहता है कि जी मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया ना ये कन्वीनियंस बेस्ड होता है, वो कैसे बताएँगे? कैसे चाइना के खिलाफ बताएँगे वो? कैसे बताएँगे? उनका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना की तरफ से, वो मुसलमानों की बात वहाँ क्यों करेंगे? कैसे करेंगे आप? और बिल्कुल, फिर ये कम्पीट करने निकलते हैं हमारे देश के साथ। मुझे लगता है कि हमारे देश की सिर्फ़ एथनिसिटी को ही हम देखें तो वो काफ़ी ऊपर है। आप देखें, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी दो आई डोंट हैव एनी मैं मुझे लगता है मैं पॉलिटिक्स को साइड में रख के मैं हमेशा आम लोगों के उन पे बात करती हूँ कि क्योंकि मैं अपने आम लोग जो हैं उनके साथ ज़्यादा जुड़ी हूँ। तो मुझे एलीटनेस मुझे पसंद नहीं है। मुझे वो आम इंसान की जो आवाज़ है मुझे उस पे मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है। बट फिर भी जो हमारी कंट्री की एथनिसिटी है वो ऐसी है आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है यहाँ पे, दूसरी अपोज़िशन में है। अभी आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कितने सारे लोग होते हैं उसमें, कभी एक स्टेट में, कभी दूसरी स्टेट में और कितना स्मूथली रन करता है। एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में भी है और दूसरी अपोज़िशन में है और दोनों ही स्मूथली अपना-अपना एजेंडा चलाते हैं। और इसका क्रेडिट मैं एक-दूसरे की मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना, ये मैं इंडिया की एथनिसिटी को देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क में इमरान खान साहब को ही देख लीजिए, बेचारे उनका काफ़िला 1 आध किलोमीटर ही चला था कि उन पर गोलियों की बौछार हो गई। जिन्होंने अपने एक्स-पीएम को नहीं बख्शा, वो हम लोगों को क्या बख्शेंगे? बिल्कुल, 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 एकदम पते की बात कही है अनिका आपने, बिल्कुल पते की बात कही है। अच्छा, अभी मैंने देखा कि पिछले कुछ टाइम से ये लोग कहते हैं कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कश्मीर के लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि कश्मीर के बच्चों ने कमाल कर दिया है। एक सादिया तारिक हैं, उन्होंने कई सारे मेडल्स जीते। क्रिकेट में वहाँ से एब्सोल्युटली। बच्चे आ रहे हैं।
तो क्या स्पोर्ट्स को लेकर कुछ अब अलग किया जा रहा है वहाँ पे? मतलब पिछले 3-4 मुझे सालों की अगर लगता हम बात है करें तो? पिछले 3-4 सालों में जो स्पोर्ट्स का जो इन्फ्लुएंस कश्मीर में हुआ है, मुझे वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में, टूरिज़्म में या बाकी चीज़ों में, मुझे लगता है स्पोर्ट्स को मैं सबसे 1 नंबर पे रखूँगी। क्योंकि हर घर में एक एथलीट है। हर घर में एक हर गेम इतनी इन्फ्लुएंस्ड है, आप एक-एक मतलब आप नादिया निघत को देख लीजिए। ये मतलब हुँ, जो हुँ। ज़्यादा चमक-दमक के साथ सितारे जो उभर के सामने आए हैं, इनके पीछे बहुत सारे हैं। नादिया निघत के पीछे एक पता नहीं कितनी टीम्स है फीमेल्स की। एक टाइम ऐसा था वो अकेले खेलती थी। शी इज़ मतलब उनकी जब आप स्टोरी सुनेंगे, वो तब अकेली खेलती थी, एक ही लड़की। और आज आप देखिए कितनी लड़कियाँ फुटबॉल में हैं। आज आप देखिए कितनी लड़कियाँ रग्बी खेलती हैं, कितनी लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं। कितने लड़के-लड़कियाँ फुटबॉल में वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ एक ग्राउंड है, वहाँ पे हर दिन एक एक ना एक मैच होता है। या मार्टियल आर्ट्स को देखें आप कुंग फू कराटे जो है या थंग-ता या ताइक्वांडो जैसी गेम्स हैं, उनमें सब जा रहे हैं, किक बॉक्सिंग में सादिया तारेक को या तजम्मुल इस्लाम 2 टाइम्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इन फैक्ट हाँ, इशरत अख्तर या इंशा बशीर जैसे हमारे प्लेयर्स वो इंटरनेशनल व्हीलचेयर प्लेयर्स हैं हमारे। तो हमारे बच्चे कहीं भी मतलब पीछे नहीं हैं, वो हर शोबे में आगे हैं। तो ये इनके सामने एक क्रिस्टल क्लियर एग्ज़ाम्पल है उनके सामने। मुझे लगता है अब वो है थर्ड पार्टी, वी आर नॉट आंसरेबल टू देम कि हम उनको बताएँगे कि देखिए हमारे हम क्यों उनको बताएँ? हमें पता है हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं और उनको मतलब प्राउड फ़ील होता है कि जब वो वापस आते हैं गोल्ड मेडल लेके, देखिए हमने गोल्ड मेडल लाया अपनी कंट्री के लिए और वो फिर से मेहनत करते हैं। तो इसका अगर ये चीज़ किसी को जाननी है, ये रेस्ट ऑफ द इंडिया को जाननी है। पूरे देश को जाननी है कि हमारे देश में कौन-कौन से बच्चे हैं या बाकी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये चीज़ जानी चाहिए। अ, आपको पड़ोसियों को क्या बोले हम, पड़ोसियों के तो अपने मसले हैं, वो अपने समझाए मतलब अपने मसले सुलझाए, हम क्यों उनको बताएँ कि हमारे देश अ, में क्या हो रहा है? आपको अनिका विश्वास नहीं होगा आज से 5-7 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कश्मीर के बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल से जब मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया, इतने टैलेंटेड बच्चे मुझे नहीं लगता कि रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। वो चाहे पढ़ाई-लिखाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो। स्मार्ट में अ, होंगे। मैं मैंने विंटर ओलंपिक्स में जब चाइना में अभी विंटर ओलंपिक्स हुआ था, तो वहाँ से इकलौते खिलाड़ी हमारे कश्मीर से गए थे और मुझे आरिफ देखकर खान इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हाँ, आरिफ खान अब उनके साथ एक और है मुझे उनका नाम याद नहीं है। दूसरे भी वो विंटर ओलंपिक्स में गए थे और मुझे लगता है अब जो है वो 2 गए, अब वो रोल मॉडल्स बन गए। अब देखेंगे आगे आने वाले सालों में आप कितने बच्चों को देखेंगे विंटर ओलंपिक्स में। तो यहाँ का बिल्कुल, वही असल में दरअसल बात है ना, जो कश्मीरी का जो दिमाग है ना, वो प्रोग्रेसिव है। अभी कुछ प्रीवियस इयर्स टिकेट्स का जो असर रहा है, उसकी वो ये उस ये इसमें कश्मीरी नौजवान की गलती नहीं है। आप जब उसको वही चीज़ बार-बार सिखाते हैं और एक्सेस आप चारों तरफ से वही माहौल आपने उसको दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके मन में भी वही चीज़ आएगी। अब आपने चेंज जो लाई है, जो प्रोग्रेस पे काम किया है, तो आपने उन नौजवानों में भी चेंज देखी। आपने देखा कि वो प्रोग्रेस की तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। तो दरअसल मसला ये था कि उनके भी मतलब जिस चीज़ की तरफ उनको इंक्लाइन करना चाहिए था, वो उनको दी नहीं गई पहले। अब जब दे रहे हैं आप उनको मौका, वो भी आगे आ रहे हैं, वो भी अपना वो जो है टैलेंट दिखा रहे हैं। तो बेसिकली बात ये थी ये तो उनका हक है ना, ये तो हक है उनका। एग्ज़ैक्टली, और और एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल और मैं ये देख रहा था कि अब यूएई, दुबई जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। वहाँ पे अब इंफ्रा डेवलप की जा रही है उन कंपनियों के द्वारा, उन देशों के द्वारा। तो इसको लेकर जो कश्मीर के यूथ हैं, उनमें किस तरह हुँ। की बातचीत है? वो कैसे देखते हैं इसको मतलब इस चीज़ देखिए को? देखिए, हर चीज़ को इन्होंने स्टैग्नेट करके रखा था पहले। मुझे बताइए अब दिल्ली में बहुत सारे यूथ होंगे, क्या सब सरकारी मुलाज़िम हैं? नहीं, बहुत सारे मुझे लगता है मैक्सिमम वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में बिल्कुल, काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज़ थी तब जाके वो काम करने गए और एक हैंडसम सैलरी भी कमाई। इन्होंने कश्मीर को इतना यहाँ की आइडियोलॉजी को इतना स्टैग्नेट करके रखा था कि यहाँ का नौजवान ये भी नहीं सोच पाता था कि यहाँ पे कंपनी कभी लगेगी कि मुझे ऐसे ही पूरी ज़िंदगी रहना है।
अब जब इंटरेस्ट दिखा रही है गल्फ कंट्रीज़ यहाँ पे, तो कश्मीरी नौजवान के दिल में भी वो जो है ना कि एक आशा जगी है कि नहीं, अब मैंने जो पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, मेरी कहीं सिलेक्शन नहीं हुई, एग्ज़ाम्स बहुत सारे हुए, चलो मुझे उसमें नहीं कर पाया मैं क्वालीफाई, ठीक है, अब मैं किसी प्राइवेट कंपनी में तो कम से कम काम कर सकता हूँ। अच्छा अनिका जी। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया, बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूँगा कि बतौर इंडियन, बतौर कश्मीरी और बतौर मुस्लिम, क्या हुँ। आपको कश्मीर में डर लगता है अभी? मुझे क्यों कश्मीर में डर लग भाई अपने घर में किसको डर लगता है? अपने देश में, अपने घर में मुझे मैं ऐसा समझती हूँ एज़ एन इंडिविजुअल कि मुझे पूरे देश से बहुत लगाव है। बट वो ना अ, आप बाहर जा रहे हैं कभी, ठीक है, देश से बाहर जा रहे हैं, तो आपको देश की याद आती है। लेकिन जब भी आप अपने देश में एंटर करते हैं, आपको उस जगह की याद आती है जहाँ पे आपने अपना बचपन गुज़ारा होता है। जहाँ के मतलब आपके रूट्स जहाँ जुड़े हों। तो कश्मीर से वो मैंने लिटिल इंक्लाइन में ज़्यादा हूँ, वो लगाव थोड़ा कश्मीर से फिर ज़्यादा आ जाता है तो मेरा पूरे देश से। जब मैं किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में जाऊँगी तो वहाँ मैं अरे यार मुझे अपने देश की याद आ रही है, मुझे अपने देश जाना है वापस। लेकिन फिर जब अपने देश तो अब अपने उस जगह जाना है जहाँ पे मैंने अपना सारा बचपन गुज़ारा है, जहाँ से मैं ज़्यादा जुड़ी हूँ, उस मिट्टी पे जाना ये है। ये तो सवाल मैंने इसमें पता क्यों है मुझे डरना है? ये सवाल मैंने जानबूझकर आपसे पूछा बेसिकली पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए कि भाई अगर डर के अनिका रहती, डर के माहौल में रहती, तो आज अनिका इतना खुल के बात ना कर पाती। नहीं अच्छा कर अब पाती। आखिर में एक चीज़ बस अब पता नहीं वो ये ना प बोलिए तो कश्मीरी ही नहीं है। अब वो हाँ, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कश्मीरी नहीं है। क्योंकि तो भाई क्योंकि उनका भाई मैं लास्ट आपको पे यही ऑप्शन आता है। अब फिर तो ये कश्मीरी ही नहीं है, छोड़ो फिर ये हाँ, कश्मीरी तो नहीं है। भाई मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाइए, अनिका के ट्विटर पे जाइए, वो कश्मीर की ही रहने वाली हैं, कश्मीर पर हाँ, अपने और व्लॉग्स भी आप ये बनाती हैं, भी तो कर सकते हैं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज़-रोज़ आपको कंटेंट बिल्कुल, कश्मीर का देते बिल्कुल, रहूँगी। वही मैं बताने वाला था कि वो खुद अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और कश्मीर पर ही वीडियोज़ लेकर आती हैं। तो अगर वो जी, कश्मीर में नहीं बिल्कुल। रहेंगी, वहाँ से रिपोर्टिंग नहीं करेंगी, वहाँ पे नहीं करेंगी, तो वो नहीं कर सकती। तो 100% वो कश्मीरी हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छा और कंटेंट उनको ये मिलेगा। भी बताएँ कि अनिका वो नहीं है, वो एक देसी लड़की है, मतलब टिपिकल कश्मीरी लड़की है। अगर आपको कश्मीरी आती मैं आपके बिल्कुल, साथ कश्मीरी में ही बात करती। तो बिल्कुल, उनको आप बिल्कुल, ये बिल्कुल। ज़रूर बताएँ वो कश्मीरी टिपिकल कश्मीरी लड़की है, ऐसा अच्छा, नहीं है। ठीक है और आखिर में अपने पड़ोसियों के लिए कोई आप एक संदेश देना चाहेंगी अगर? देखिए, संदेश ये है कि हमें नफ़रत किसी से नहीं है, हमें आम लोगों से कोई नफ़रत नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें, हम अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे। हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोल दिया, अगर हम अब अमन नहीं चाहते तो क्यों खोल देते वो? तो आप एक काम करें, आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दें, हम अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे। आप अमन से रहिए, अमन सीखिए क्या होता है, हमसे सीखिए प्लीज़ आप कि क्या होता है अमन, कैसे रहना होता है अमन से, कैसे प्रोग्रेस करनी होती है। पूरी दुनिया में आज देखिए कहाँ प्रोग्रेस के हवाले से कहाँ हमारा देश पहुँचा है। आपको भी अगर वहाँ पहुँचना है तो आप अपने वो जो इंटरनल मैटर्स हैं आपके, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। उनको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें ताकि आपका भी एक नाम हो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे। नहीं तो फिर आपके या एक्टर्स या आपके जो जाने-माने आपकी कंट्री के लोग हैं, फिर वो आपको ही बदनाम करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे कि हमें जी इज़्ज़त नहीं देते क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए ताकि आपके अपने खुद के लोग भी जो हैं वो चैन की साँस ले ले सकें। हम तो ले रहे हैं चैन की साँस, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें पता है हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कैसे हैं यहाँ पे, हमें वो पता है। हमें आपसे या किसी और से बताने की ज़रूरत नहीं है वो। बट आप भी अपने आप पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि अब दिन-ब-दिन जो है लोग दुनिया इवॉल्व होगी, अगर आप फिर वहीं पीछे रह जाएँगे तो फिर कैसे चलेगा? आप तो फिर बिल्कुल सही डिसअपियर ही हो जाएँगे और हम नहीं बिल्कुल, चाहेंगे बिल्कुल किसी पड़ोसी जैसा हो, जो हो, हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो। तो बिल्कुल हम भी आपकी और मदद कर सकते हैं। बिल्कुल और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इस माइंडसेट ने कश्मीर को लेकर जो उसका माइंडसेट है, उसके चक्कर में पाकिस्तान अपना कितना बड़ा नुकसान करवा चुका है। नुकसान इस कर वक़्त रहे हैं। उसकी इकोनॉमी देखिए, वहाँ की एजुकेशन देखिए, मतलब सब कुछ वर्स्ट हो चुकी है। अनिका हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम निकाला, आपने कश्मीर की बात की, आपने कश्मीर के प्रोग्रेस की बात की, आपने नए कश्मीर को दिखाया और उसको रिप्रेज़ेंट किया पूरी दुनिया के सामने। बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।